एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर बुक है, उसका 18th चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज पीटर ऑफ हार्लेम। पीटर ऑफ हार्लेम एक स्टोरी है एक छोटे बच्चे की जो कि हार्लेम सिटी में रहता है, जो कि हॉलैंड में है। और वहाँ पे एक जो डाइक होता है, मतलब एक वॉल होती है जो कि एक सिटी को सी से सेपरेट करती है। वहाँ पे एक होल हो जाता है जहाँ से पानी रिस रहा होता है। पीटर जो है बहुत थॉटफुल है, एट द सेम टाइम वो बहुत काइंड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो शेयरिंग केयरिंग सारी अच्छी आदतें उसमें हैं। उसको लगता है अगर ये जो पानी जो रिस रहा है, अगर इसको अभी स्टॉप नहीं किया गया तो ये होल जो है बड़ा होता जाएगा और पूरी जो सिटी है उसमें फ्लड आ जाएगा। नाउ दिस वाज एक्सट्रीमली थॉटफुल बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम। तो पीटर ने क्या किया, अपनी फिंगर को इंसर्ट किया और वो रात भर ठंड में वहीं पे था, इन लॉट ऑफ पेन। आप बोलो आप कितनी देर तक इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करके रख सकते हो। उसका हाथ, उसका पूरी बॉडी जो थी, ऐसा लग रहा था उसमें कोई सुई जो है चुभा रहा है, बट ही वॉज स्टिल देयर एंड दैट इज हाउ ही सेव्ड हिज टाउन। सो इस पे बेस्ड अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, Where did Peter live with his parents? पीटर अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहता था? तो पीटर lived with his parents in the town of Haarlem, Holland. इतना याद रखना। Next is, what did his father do for a living? उसके फादर जो थे वो क्या काम करते थे? When someone says, what do you do for a living? इसका मतलब ये होता है तुम जीने के लिए, कमाने के लिए। For a living मतलब तुम काम करते हो, तुम्हें पैसा मिलता है, उस पैसे से ही तो तुम जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करते हो। मतलब फॉर अ लिविंग व्हाट डू यू डू, इसका मतलब तुम क्या काम करते हो। सो पीटर्स फादर वाज अ स्ल्यूसर। वो क्या थे? एक स्ल्यूसर थे, मतलब ही वाज द कीपर ऑफ अ स्ल्यूस। कीपर ऑफ अ स्ल्यूस मतलब वो जो गेट्स होते हैं जो कि एक डैम में लगाए जाते हैं टू सेपरेट सी और द सिटी, उन गेट्स को कहा जाता है स्ल्यूस। सो ही वाज द कीपर ऑफ द स्ल्यूसर. He ensured that the water channels of the dike remained clean and the dike was protected. तो उनका काम क्या होता था कि वाटर चैनल्स क्लीन होने चाहिए और जो डाइक है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई couldn't Peter's mother go out of the house often? पीटर की मदर घर से बाहर ज़्यादा जा क्यों नहीं पाती थी? पीटर्स मदर would often fall ill. उनकी बार बार तबीयत खराब होती रहती थी। She was an invalid. वो एक इनवैलिड थी का मतलब क्या होता है? उनकी तबीयत यूजुअली खराब रहती थी एंड दिस प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द हाउस. और इसी वजह से वो घर के बाहर नहीं जा पाती थी. नेक्स्ट इज, व्हाट ड्रॉ पीटर्स अटेंशन टू द थ्रेट टू हिज टाउन? कौन सी चीज़ की वजह से पीटर का ध्यान गया उस परेशानी की तरफ जो पूरे टाउन में तबाही मचा सकती थी? A slender thread of water trickling through the grass caught Peter's eye. एक बहुत बारीक सी पानी की जो थी धार थी जो कि ग्रास के थ्रू आ रही थी, जिसने पीटर का ध्यान आकर्षित किया. He realized that it was the water trickling in through the walls of the dike. उसने ये रियलाइज किया कि ये जो पानी जो है ट्रिकल हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? डाइक से, walls of the dike. This made him realize the threat to his town. उसकी वजह से उसको रियलाइज हुआ कि इससे टाउन में कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है. Next is, who found Peter beside the dike in the morning? मतलब अगली सुबह डाइक के बगल में किसने सबसे पहले पीटर को देखा था? In the morning, Peter was found by a priest who had spent his night by the bedside of a sick person. मॉर्निंग में पीटर को किसने ढूंढा था? वो एक बहुत ही ज़्यादा सिक पर्सन थे, मतलब बीमार इंसान थे. वो एक प्रीस्ट थे, मतलब एक पुजारी थे जिन्होंने रात भर जो थे वो एक बीमार आदमी के बगल में बैठे हुए थे. He was hurrying towards his home when he saw Peter. और जब उन्होंने पीटर को देखा तब वो बहुत जल्दी में अपने घर की तरफ जा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कॉन्टेक्स्ट बेस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो कॉन्टेक्स्ट है, सून द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू हिज फ्रेंड्स, हैप्पी एज द थॉट ऑफ द प्लेजर द प्रेजेंट वुड गिव द ब्लाइंड मैन. तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु इज द बॉय एंड व्हाट हैड ही ईटन फॉर डिनर. सबसे पहला क्वेश्चन है, वो किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, उसने डिनर में क्या खाया था? तो हम पीटर की बात कर रहे हैं, उसने डिनर में केक्स खाए थे. सो द आंसर इज द बॉय इज पीटर. पीटर हैड ईटन केक्स
his mother made for him because he was fond of them. So आप सिर्फ लिख सकते हो Peter had eaten cakes that his mother made for him, जो कि उसकी मदर ने उसके लिए बनाए थे क्योंकि उसको वो बहुत पसंद थे. Next question is, what present was he carrying for the old man? Old man के लिए वो क्या present लेके जा रहा था? He was carrying a basket filled with cakes as a present for the old man. तो वो जो है एक basket जो केक से भरा हुआ था वो लेके जा रहा था old man के लिए as a present. Why was the boy feeling unhappy, like feeling happy? तो ये पीटर जो था वो इतना खुश क्यों था? Peter knew that his gift would make the poor old man happy. The thought of making someone happy filled Peter's heart with joy. Peter को पता था कि वो जैसे ही उस basket को old man को देगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, और ये सोच के कि वो किसी दूसरे इंसान को खुशी देगा उसका जो दिल था वो खुशी से भर गया. Then came a quick recollection of his father and he started homeward again. But a force as mighty as a giant's grasp made him turn back again to watch that trickling stream of water. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, who is being referred to as he here and what promise had he made to his father? He मतलब किसकी बात हो रही है? Then came a quick recollection of his father and he started homeward again. कौन? We are talking about Peter here. और उसने अपने फादर से क्या प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी घर आ जाएगा. So Peter of Harlem is being referred to as he. Peter had promised to his father. इसको टू हटा देते हैं. So he had promised his father that he would not stay out late, कि वो बहुत देर तक घर से बाहर नहीं स्टे करेगा, and would return in time, मतलब वो टाइम पे घर वापस आ जाएगा. Next question is, what was significant about the trickling stream of water? ये जो ट्रिकलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर थी, जो पतली सी जो पानी की जो धारा थी, उसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट क्या था? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. The trickling stream of water came from the dike that separated Harlem from the sea. अब ये जो ट्रिकलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर था ये उस दीवार से आ रहा था जो यहाँ पे पूरा समुद्र है और यहाँ पे टाउन है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा था, और उसमें से एक जगह कहीं एक छोटा सा होल था जिससे पानी पूरा रिस रहा था. सो इट शोड दैट देयर वॉज अ होल इन द डाइक. उससे ये पता चला कि डाइक में एक होल हो गया है थ्रू विच वाटर वॉज लीकिंग इन, जिससे पानी लीक हो रहा था. इफ द वाटर फ्लो वॉज नॉट स्टॉप्ड, अगर वाटर फ्लो को स्टॉप नहीं किया गया, द इंटायर टाउन वुड बी फ्लडेड, तो पूरा जो टाउन है, पूरी जो सिटी है उसमें फ्लड आ जाएगा. दिस मेड द ट्रिकलिंग वाटर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, और इसी वजह से वो ट्रिकलिंग वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. What is meant by the line, a force as mighty as a giant grasp made him turn back again? इस लाइन का मतलब क्या है? This line suggests that a sense of responsibility and selflessness made the little boy look back and stop the trickling water to prevent a disaster. ये जो लाइन है कि उसके अंदर एक ऐसा फोर्स है जैसे कि किसी जाइंट ने उसे रोका हो, और ये जाइंट किसको हम कंपेयर कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये जाइंट जो है ना, ये ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी सेल्फलेसनेस थी, उसका थॉटफुलनेस था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुक गया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रिवेंट द डिज़ास्टर. वो इस डिज़ास्टर को होने से रोकना चाहता था. अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट. हा, he said to himself, the water can't come down now. Harlem shall not be drowned while I am here to keep the flood back. अब ये किसने कहा था? पीटर ने कहा था. Where was Peter at this moment? इस टाइम पे पीटर कहाँ था? At that moment, Peter was at the dike with his finger thrust inside the hole in the wall from which water was trickling in. इस टाइम पे पीटर जो था वो डाइक पे था, जहाँ पे उसने फिंगर को थ्रस्ट इनसाइड मतलब उसने अंदर घुसाया हुआ था उस वॉल में जहाँ से एक होल से पानी लीक कर रहा था. He had reached there by climbing the steep bank. वो वहाँ तक कैसे पहुँचा था? एक बहुत ही नैरो सी बैंक थी, उस पे चढ़ के वन स्टोन एट अ टाइम, एक स्टोन दूसरा स्टोन करते करते धीरे धीरे करते करते वो फाइनली उस डाइक तक पहुँचा था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही डिसाइड टू कीप द फ्लड बैक। अब उसने कैसे डिसाइड किया कि नहीं इस फ्लड को पीछे रखना है, मतलब इस फ्लड को रोकना है। Peter decided that he would not take out his finger from the hole in the dike until someone came to relieve him and inform the rest of the town. पीटर ने डिसाइड किया कि मैं तब तक अपनी जो फिंगर है उसको उस होल से नहीं निकालूंगा जहां से पानी लीक हो रहा है, जब तक कोई आके मुझे इस चीज़ से रोक ना ले, बचा ना ले और पूरे टाउन को इन्फॉर्म ना कर दे। Describe in your own words the difficulties faced by Peter during the night. अब पीटर ने रात में बहुत सारी difficulties face की, वो हमें बतानी है। As Peter sat with his finger inside the hole in the dike, it became cold and dark as night fell. तो जैसे ही उसने अपनी फिंगर को इंसर्ट करके वो वहाँ पे रह गया तो क्या हुआ, अब रात होने लग गई और ठंड बढ़ने लग गई। He could hear all sorts of unknown and strange sounds. उसको हर तरीके की unknown और strange आवाज़ें आ रही थी। It seemed to him that giants and demons were lurking nearby and would attack him any moment. उसे ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े giants और जो demons होते हैं ना, वो उसके आसपास आ रहे हैं और किसी भी moment पे उसके ऊपर अटैक कर देंगे। The finger that he had put in the hole was also hurting very badly and had become numb. जो फिंगर उसने होल में डाली थी वो भी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी और वो एकदम नम्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा नम्ब हो गई थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही कीप हिज स्पिरिट्स अप। उसने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि नहीं मैं रात भर यहीं रहूँगा। पीटर रिमेंबर्ड व्हाट ही हैड बीन टॉट बाय हिज मदर एंड प्रेड टू गॉड। पीटर को याद आया उसकी मदर ने उससे क्या बोला था कि भगवान को याद करने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और उसने भगवान से प्रे करी, हु कुड कंट्रोल द सर्जिंग सी एंड प्रोटेक्ट अ बॉय हु वाज डूइंग हिज बेस्ट। क्योंकि भगवान जो है एक सी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एक छोटे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं जो कि अपनी तरफ से 100% दे रहा था। पीटर वॉज ओनली अ चाइल्ड बट ही प्रेड सिंसियरली। पीटर एक छोटा बच्चा था लेकिन उसने दिल से प्रे किया। When his prayer was said, he felt braver, stronger and more mature than before in his heart. जब उसने वो प्रे किया तब उसको अचानक से ऐसा लगने लग गया, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, ब्रेव फील कर रहा था, उसको लग रहा था वो बड़ा हो गया है। He decided that he would not give up until morning. और तब उसको उसके स्पिरिट्स हाई हो गई, उसने डिसाइड किया कि मैं सुबह तक अब यहीं रहूँगा। This is how Peter kept his spirits up. और इसी तरीके से उसने अपना जो मोटिवेशन था उसको ऊपर रखा। अब हम आते हैं थिंक एंड आंसर। सो पहला क्वेश्चन है, वॉज पीटर फुलिश और ब्रेव टू रिस्क हिज लाइफ टू सेव हिज कंट्री। तुम्हें क्या लगता है, पीटर बेवकूफ़ था या वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था कि उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हुए अपनी कंट्री को सेव किया। पीटर वॉज रियली ब्रेव एंड करेजियस टू रिस्क हिज लाइफ टू सेव हिज कंट्री। वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था और बहुत ज़्यादा करेजियस था जहाँ उसने अपनी लाइफ को रिस्क किया अपनी कंट्री को सेव करने के लिए। इट टेक्स ग्रेट डील ऑफ ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू डू अ थिंग लाइक दैट। आपको बहुत ज़्यादा ब्रेवरी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए ऐसा कुछ काम करने के लिए। दिस इज सेल्फलेस लव फॉर योर मदरलैंड। इसे क्या बोलते हैं, आपका अनकंडीशनल लव अपनी मदरलैंड के लिए। What are the traits you find praiseworthy in Peter? पीटर में कौन सी बातें जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है नहीं इसकी तो बड़ी तारीफ होनी चाहिए। पीटर थॉटफुल है, ब्रेव, करेजियस, इंक्विजिटिव मतलब बहुत नई नई चीज़ें जानने की इच्छा, काइंड भी है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी है, इंडस्ट्रियस। अब हम आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। सबसे पहला है ईडियम्स। तो आपको बहुत सारी ना फिंगर रिलेटेड ईडियम्स मिली है, तो आपको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। हियर अब यहाँ पे है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हर पाई में फिंगर डालने का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन टू मेनी एक्टिविटीज। सपोज लेट्स से एनुअल फंक्शन है तो आप कोऑर्डिनेटर भी हो, आप प्ले का भी हिस्सा हो, आप डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड यू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। और तुम बोलोगे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आई हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब आई एम इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज टू बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स। टू बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स का मतलब होता है टू बी क्लमजी एंड डू थिंग्स इनकरेक्टली। ओ माय गॉड यू आर ऑल फिंगर्स एंड थम्स मतलब कि तुम क्या है, जैसे तुम्हें कुछ कैश दो तो तुम गिरा देते हो, तुम्हें बर्तन जमाने को बोलो तो तुम गिरा देते हो, यू डोंट डू थिंग्स करेक्टली, दैट इज आई एम ऑल फिंगर्स एंड थम्स। नेक्स्ट इज हैव वंस फिंगर ऑन द पल्स।
फिंगर ऑन द पल्स का मतलब क्या होता है? टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट और डेवलपमेंट्स। अगर आपको सब पता है कि अभी क्या हो रहा है रिसेंटली, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, आपको आसपास की खबरें होती है, इसका मतलब आपको जो है हर किसी की, यू हैव अ फिंगर ऑन द पल्स, तुम्हें पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन का मतलब होता है टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब फिंगर्स टू द बोन मतलब तुम इतना ज्यादा काम कर रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए, दैट यू हैव योर फिंगर्स टू द बोन। टू हैव स्टिकी फिंगर्स, मेरी चिपचिपाती हुई फिंगर्स है। टू हैव स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है हाँ, जिस चीज़ पे हाथ गया वो चीज़ मेरे हाथ के साथ ही आ जाती है, भले वो मेरी हो या ना हो। इसका मतलब यू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, चोरी करने की आदत है। ओके, यू नो, डोंट ट्रस्ट हर, शी हैज़ गॉट स्टिकी फिंगर्स। अंडरस्टूड? नाउ स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक फिंगर से फिसल जाना। इसका मतलब होता है लूज एन अपॉर्चुनिटी थ्रू केयरलेसनेस और मेकिंग एन एफर्ट। तो अगर आप जो हो लाइक यू नो, ओ माय गॉड, मैं टाइम पे नहीं गई ना, उसकी वजह से आई स्लिप्ड, यू नो, दैट इंटरव्यू और दैट जॉब स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम पे इंटरव्यू नहीं दिया, मैं टाइम पे उठी नहीं, मैंने अपनी केयरलेसनेस के कारण वो अपॉर्चुनिटी गवा दी। इट स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स, जैसे रेत आपके फिंगर्स से निकल जाती है। टू बर्न वंस फिंगर्स, हाथ जला लेने का मतलब क्या होता है? टू सफर द अनप्लेजेंट रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन, स्पेशली द लॉस ऑफ मनी। मतलब आई डोंट वांट टू बर्न माय फिंगर्स हियर, कि भैया तुम्हें दिख रहा है कि शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, या तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पैसे डूब जाएंगे, फिर भी तुम उसमें लगा रहे हो, तो यू वांट टू डू इट। आई एम नॉट गोइंग टू बर्न माय फिंगर्स, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू सफर कि ये पैसे का नुकसान। ओके, नेक्स्ट है, यू नो दैट द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे स्वलो, स्वलो का मतलब क्या होता है? अ बर्ड, और सेम टाइम स्वलो का मतलब होता है किसी चीज़ को गटकना, तो इनको हम होमोनिम्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे है आपके पास है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग नाउन्स एज वर्ब्स। ये सारे नाउन्स दिए हुए हैं, इनको वर्ब में चेंज करके सेंटेंस बनाना है। तो जैसे फेस है, तो फेस का वर्ब फॉर्म में क्या होगा? फेस द वर्ल्ड विथ योर कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। एक फेस का मतलब होता है चेहरा, एक फेस का मतलब होता है सामना करना। पूरी दुनिया का सामना करो अपने कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ। लेफ्ट का मतलब एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है चले जाना। सो ही लेफ्ट द हाउस विदाउट सेइंग गुड बाय, वो बिना बाय कहे ही घर से चला गया। स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब एक तो क्या होता है, जो आप चिट्ठी पे या कहीं पे आप स्टैम्प लगाते हो, लेटर्स में जो लगाते हो। एक होता है दे ऑलवेज स्टैम्प देयर फीट इन एंगर। स्टैम्प मतलब होता है जोर से बच्चे नहीं होते, पैर मारना जो होता है ज़मीन पे, एकदम गुस्से में पैर मारना, स्टैम्प करना, उसको कहते हैं स्टैम्प करना। रूल, अब रूल का मतलब क्या होता है? एक होता है किसी पे रूल करना, किसी पे राज करना, और एक होता है रूल का मतलब नॉर्म्स। रूल्स मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं रूल्स को? हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे इंग्लिश में तो नॉर्म्स भी कहते हैं, हिंदी में क्या? उसूल नहीं, उसूल इज समथिंग एल्स। रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। तो अब क्या है? आई डू नॉट वांट टू रूल द वर्ल्ड, मैं दुनिया पे राज नहीं करना चाहती, हुकूमत नहीं करना चाहती। अब है बैंक। एक तो बैंक क्या होता है? जहाँ पे आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इंस्टीट्यूशन। एक होता है The winds blew the snow into massive drifts and snow banks up to 10 feet. Banks up मतलब होता है इकट्ठी हो जाना, कि इतनी जोर से हवा चली कि उसने इतना स्नो लेके आया, अब जो है पूरी इकट्ठी हो गई है, 10-10 फीट ऊपर तक स्नो इकट्ठी हो गई है। अब है हैमर। एक हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, और एक हैमर का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली आप किसी को याद दिला रहे हो, बोल रहे हो। सो दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हैमर गुड मैनर्स इनटू देयर चिल्ड्रन, मतलब वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालें। अब है इंक्रीज। इंक्रीज में एक का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, यू नो, कि इंक्रीज द लेवल, बढ़ा देना, तो ये होता है वर्ब फॉर्म। द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, और एक इंटरेस्ट मतलब होता है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे है और एक और चीज़ कि ये तुम्हें पसंद आ सकता है,
एक इंटरेस्ट का मतलब होता है ये तुम्हें बात अच्छी लग सकती है। इट मे इंटरेस्ट यू टू नो दैट द हाउस कीपर विटनेस द अटैक। हो सकता है ये बात तुम्हारे काम की हो कि मुझे पता है कि हाउस कीपर जो थी, जो बाई थी, उसने अटैक होते हुए देखा था। अब है इंसल्ट। अब यहाँ पे इंसल्ट का है आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट यू, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। जोक, अब जोक का एक तो हो गया, जोक का मतलब मजाक, और एक जोक अराउंड मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। सो शी वुड जोक अबाउट हर अपीयरेंस, वो अपना ही मजाक उड़ा लेती है अपने ही अपीयरेंस के बारे में। वॉच, एक वॉच तो हो गया वॉच, और एक वॉच हो गया ध्यान रखना। सो आई लव टू वॉच बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई। वॉच मतलब होता है देखना भी, तो एक हो गया मुझे स्काई में फ्लाइंग बर्ड्स को देखना बहुत अच्छा लगता है। अब है वेव। वेव का मतलब होता है, एक तो वेव करना, टाटा बाय बाय करना, इसको बोलते हैं वेव करना, और एक होता है समुद्र की लहर। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, आई फील चीयरफुल व्हेन स्मॉल किड्स वेव टू मी। जब छोटे बच्चे मेरी तरफ देख के वेव करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं। मतलब जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं खुद खाना खा रही हूँ, मैंने खुद दरवाज़ा खोला, तो या तुम सब अपना काम खुद करो, तो ये जो खुद होता है ना, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फीलिंग लोनली ही हमर्ड अ गे सॉन्ग। टू कीप हिमसेल्फ, द वाटर कांट कम डाउन ऑन पीटर सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। पीटर ऑफर्ड द बेक केक टू हिमसेल्फ, उसने केक, जो बेक्ड केक था, उसने खुद के लिए लिया। तो अब ऐसे में यहाँ पे जो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ। और जैसे अभी आपको अगर दे का हो गया, बहुत सारे लोगों का तो देमसेल्व्स हो जाएगा, हमारा आरसेल्व्स। तो इन सबको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पे द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब जैसे मान लो आपके घर में, आपके रूम में एक आईना है, मिरर है, उसमें आप देखोगे, अगर उसके सामने खड़े हो जाओगे, आपको क्या दिखेगा, यू विल लुक एट योर सेल्फ, आई विल लुक एट माई सेल्फ। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देख लो, जैसे आई का हो जाएगा माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही शी इट का ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। और अगर प्लूरल है तो वी का हो जाएगा आर सेल्फ, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, स्पेलिंग चेंज हो गई, और दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। तो अब हमको ये क्वेश्चंस में करना है, यशिका टुक द डॉग आउट फॉर अ वॉक हर सेल्फ, क्योंकि यशिका एक लड़की है। द चिल्ड्रन मेड अ बर्थडे कार्ड फॉर देयर टीचर देमसेल्व्स, चिल्ड्रन हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। उमेश ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम्स। वी हैव टू टेक द एक्शन आवरसेल्व्स, हमें खुद ये एक्शन लेना पड़ेगा। You have to cook something for yourself. There is no food in the fridge. You have to cook something for yourself. I will return the book myself tomorrow morning. कल मैं खुद जाके books return कर दूंगा. You have to press the button. The machine won't start itself. तुम्हें जाके press करना पड़ेगा बटन, ये मशीन खुद से चालू नहीं होगी. And the last one is they don't talk to anyone. They keep to themselves. वो किसी से बात नहीं करते, वो अपने अपने में ही रहते हैं. So they keep to themselves. अब आता है indefinite pronouns. Indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जहाँ पे आपको exactly नहीं पता कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। अगर मैंने बोला तुम सब लोग, all of you are invited to my birthday party, do you know exactly मैंने कितने लोगों को बुलाया है? Someone is coming, do you know who is coming? Anyone can come, do you know कितने लोगों की बात कर रही हूँ मैं? No. इनको बोलते हैं indefinite pronouns, जो आपको एक definite number नहीं देते, जैसे something, someone, somebody, anything, anyone, anybody, nobody, no, nothing, no one, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके indefinite pronouns, ठीक है? जैसे someone is knocking at the door, मतलब कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। anyone cannot come in, कोई भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अब जो है हमको करना क्या है, हमको सही इंडेफिनिट प्रोनाउन चूज करना है। द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था। डैश वॉज होम, दरवाज़ा बंद था मतलब कोई घर पे नहीं था। कोई नहीं को हम बोलते हैं nobody was home. The door was locked, nobody was home. I could see that she was hiding something or anything from me. मुझे पता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। कुछ के लिए आएगा something. Okay?
Everyone और everything applauded the artist after the performance. हर किसी ने उस आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाई. हर किसी ने मतलब everyone, हर चीज ने नहीं, हर किसी ने. हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. Many or all were injured in the accident that took place last night. सब जो थे इंजर्ड हो गए थे, सब हो गए थे. अब यहाँ बहुत सारे ऑल वर इंजर्ड या मैनी वर इंजर्ड, हम ऑल नहीं कहेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता. हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके थे. द मैप शोज दैट द रेस्टोरेंट इज एवरीवेयर और समवेयर नियर बाय. मैप बता रहा है कि जो रेस्टोरेंट है ना ये आस ही पास कहीं है, कहीं आस पास है, तो हम बोलेंगे समवेयर नियर बाय. हर जगह नहीं है, एवरीवेयर नहीं आएगा, समवेयर आएगा. और लास्ट, ही हैड सेंट यू सम लेटर्स. उसने तुम्हें कुछ खत भेजे थे, क्या तुम्हें कोई मिले? डिड यू रिसीव एनी? मैनी नहीं, एनी. ओके, ये हैं हमारे आंसर्स. अब नेक्स्ट है डिक्शनरी यूज करनी है और हमको सही वर्ड्स यूज करने. सो द कुमार बॉट अ ब्यूटिफुल हाउस डैश द सी. सी के बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, बिसाइड. The newspaper dash is always printed in bold black letters. न्यूज़पेपर में टाइटल नहीं होता, न्यूज़पेपर में होती है हेडलाइन. She is very dash about other people's feelings. Sensible का मतलब होता है समझदार. Sensitive मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा उसको दूसरों की फीलिंग्स बहुत अच्छे समझ में आती है. My grandmother is very dash. Imaginary मतलब मैंने सोचा है कि मेरी एक ग्रैंड मदर है. Imaginative मतलब क्रिएटिव. Okay, and the last one is he wrote a letter to the council more information requiring और requesting. आप council को letter लिख रहे हो, आप requiring नहीं बोलोगे, आप बोलोगे requesting for more information. ये हो गए हमारे answers, right? And here we are done with this chapter. Question answers are done. Thank you so much for being with me. हम मिलते हैं कल, जहाँ पे कल नहीं सॉरी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं 19th चैप्टर. ओके, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. अब ये सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे यू ओनली हैव टू सिलेक्ट द क्लास एंड एज पर द क्लास सब्जेक्ट, फिर आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी अब आपके साथ है, तो जितने आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म देम कि उनको अब कंटेंट के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन जस्ट गो सब्सक्राइब, शेयर दिस विद देयर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन हेल्प everybody. Okay, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe this video. Bye.